Okay, Pahari Topi and shawl is being presented to our chief guest, Dr. Amit Verma. Flower pot, I would request Executive Director Rupesh Patania and to present the flower pot is a token of our FDS lecture on heart care and health. तो जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू कि हम अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम उसमें एज अ फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आपको किसी को एक मोटा मोटा अगर मैं हिंदी में इसको समझाना चाहूँ, हमारे हृदय में 3 नाड़ियाँ होती हैं। दाईं तरफ एक नाड़ी होती है और बाईं तरफ दो नाड़ियाँ होती हैं जो मेजर हार्ट की ब्लड सप्लाई को पंप करती हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब किसी हार्ट की नस में कोई ब्लॉकेज आ जाए या खून का थक्का जम जाए, ठीक है। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया, प्लाक जमनी, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्लाक कहते हैं। और जब एक्यूट हार्ट अटैक होता है वही कोलेस्ट्रॉल टूट जाता है और उसमें ब्लड का थक्का जम जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं वो नस है जिसमें ये जो मैं बता रहा था प्लाक है, ये टूटा और एक खून का थपका यहाँ बना और उसकी वजह से ये जो हार्ट की हृदयों की ब्लड सप्लाई है इस तरफ ब्लॉकेज आया और यहाँ पर पूरा ब्लड सप्लाई बंद हो गया। इसकी वजह से होता क्या है, सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है और अगर इसका टाइमली इलाज नहीं किया गया तो आगे जाके आपका हार्ट का पंप कमज़ोर हो जाता है, राइट। भारतीय कुछ ज़्यादा ही रिस्क पे हैं हार्ट अटैक में। अगर हम ग्लोबल कंपेयर करें स्टडीज से, भारतीय अगर इफ़ कंपेयर टू वेस्ट, माने इफ़ वी कंपेयर टू यूएस और द वेस्टर्न पॉपुलेशन, इंडियंस में हार्ट अटैक 10 साल पहले आता है। क्यों आता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी इंडियंस की ओवरऑल हाइट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट और हमारी आर्टरीज भी हार्ट की छोटी छोटी होती हैं। तो उसमें अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया जाए तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया आज के लाइफस्टाइल में। जब से बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, वर्क एनवायरनमेंट में आते हैं, इतना स्ट्रेस हो गया है कि लोग, यंग पॉपुलेशन खासकर, स्ट्रेस को बीट करने के लिए स्मोकिंग करना शुरू कर देती है और वही एक आगे जाके रिस्क फैक्टर बन जाता है हार्ट अटैक के लिए। डाइट, इफ़ वी टॉक अबाउट योर सिनेरियो, जैसे आप अभी कॉलेज लाइफ में बीच कोई ब्रेक होती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, बाहर कैंटीन में जाएंगे, चलो भी दोस्त बोले समोसे खा लो, पकौड़े खा लो, ये सब ऑयली फूड है जो एक रिस्क फैक्टर होता है, आपकी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमने का कारण बन जाता है, जो आगे जाके अगर टूटता है तो फिर हार्ट अटैक होता है। इंडिया में शुगर के मरीजों की पॉपुलेशन और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आप सबको शायद पता भी होगा, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा शुगर के, मधुमेह के मरीज पाए जाते हैं और वो एक्स्ट्रा रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक के, क्योंकि शुगर की वजह से हार्ट की नसें वैसे ही कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें ब्लॉकेजेस होने के कारण चांसेस और बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर हम डेटा सर्वे करें, हर 4 भारतीय में से एक को हार्ट की प्रॉब्लम कोई ना कोई होती है। ज़रूरी नहीं है वो हार्ट अटैक ना, हार्ट का पंप कमज़ोर हो सकता है, हार्ट की आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर 4 में से एक भारतीय को हार्ट का कोई ना कोई इशू तो होता ही होता है। ये एक सैम्पल पिक्चर है जो आजकल हमारे नॉर्म बनता जा रहा है। फैट पेशेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं। ये एक आइडियल पिक्चर है जो आगे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं आपको। अब सबसे ज़रूरी, जब हार्ट अटैक होता है आपको कैसे पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है? सबसे पहले छाती में दर्द, सीने में दर्द। कोई मरीज़ बोलेगा यहाँ पर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो दर्द यहाँ मेरी लेफ्ट बाजू में जा रहा है, मेरे गर्दन में जा रहा है, पीठ की तरफ जा रहा है, या
जब मैं चलती हूँ तब दर्द हो रहा है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक का, प्रेशर और स्क्वीजिंग। और पेशेंट ऐसे बोलेगा कि मुझे आज तक ऐसा दर्द कभी हुआ नहीं, और साथ में पसीना भी आता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है हार्ट अटैक का, राइट। उसके बाद सांस का फूलना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, और खासकर फीमेल्स में होता क्या है, फीमेल्स बोलती हैं हमें गैस हो रही है। एक चीज़ मैं आप यहाँ बड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपके घर में सीनियर्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, अगर किसी को कोई गैस की प्रॉब्लम भी हो, प्लीज़ मेक श्योर एक ECG ज़रूर कराई जाए, क्योंकि कभी कभार गैस को ट्रीट करते करते हम हार्ट अटैक मिस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेट की नर्व सप्लाई है और हार्ट की नर्व सप्लाई वो ओवरलैप करती है। तो होता क्या है, मरीज़ बोलता है मुझे गैस हो रही है, चल रहा है, उसको हार्ट अटैक होता है, और इस चक्कर में देरी हो जाती है और पेशेंट को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम भी है, प्लीज़ एक ECG करवा के, ECG एक बेसिक टेस्ट है जो हर जगह होता है, ये कोई हाई फाई टेस्ट नहीं है, उससे हमें ये रूल आउट हो जाएगा कि हम एटलीस्ट हार्ट वाले सिम्टम से डील तो नहीं कर रहे। तो इसलिए ऑलवेज डोंट इग्नोर दिस साइंस एंड एक्ट क्विकली, ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया कहाँ दर्द होती है, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, दर्द गले में जाना, यहाँ से दर्द गले में, जॉ में, जबड़े में जाना, इस तरफ जाना, बाजू में दर्द, सांस का फूलना, ये मैंने सारे सिम्टम्स बता दिए। ये एक टिपिकल साइंस है हार्ट अटैक के, जो हमें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। क्या करें हार्ट अटैक में? किसी को पड़ गया हार्ट अटैक, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई बेसिक सेंटर है, वहाँ जाके एटलीस्ट ECG ज़रूर कराएं। हम सब के घर में बड़े लोग होते हैं, उनके पास एस्पिरिन की गोली पड़ी होती है, एक एस्पिरिन की गोली आपने चबा लेनी है और फटाफट आपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाना है। ECG करवा के वो आपको गाइड करेंगे कि आगे कैसे करना है, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखनी है, हार्ट अटैक पड़ गया उसको मैनेज भी करना है। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट इतना पैनिक हो जाता है उसको समझ में नहीं आता अब क्या करें, वो गलत डिसीजन ले लेता है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए स्टे काम, एक एस्पिरिन लेके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाएं और एक ECG ज़रूर करें, ठीक है। और खुद गाड़ी चला के मत जाएं, अगर आपके साथ कोई रिश्तेदार है उसको साथ लेके जाएं। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ। हार्ट अटैक को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि पहले 6 घंटे हार्ट अटैक के बड़े क्रूशल होते हैं, वी कॉल इट एज अ गोल्डन पीरियड, फर्स्ट 6 आवर्स। जो हार्ट की नस अगर पहले 6 घंटे में खुल जाती है तो हार्ट को डैमेज नहीं होता क्या है, हम पेशेंट इसको डिले करता रहता है, और जब हमारे पास पहुंचता है ऑलरेडी 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे बीत गए होते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट जिसका 95% to 99% बेस्ट रिजल्ट है, वो होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी माने हार्ट की नस को, यहाँ ब्लॉकेज है, ये एक स्टेंट लगा के नस को खोल दिया जाए। ये उन्हीं केसेस में फिजिबल है अगर आपके आसपास एक हॉस्पिटल है जिसमें कैथ लैब की फैसिलिटी होती है। नॉर्मली सभी हॉस्पिटल्स में, ये कार्डियोलॉजी में कैथ लैब की फैसिलिटी नहीं होती है। हमारे यहाँ सेंटर्स में कुछ एक आगरा में 1-2 सेंटर हैं जहाँ कैथ लैब की फैसिलिटी होती है। तो इसलिए मेक श्योर करना है, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है आप उसी सेंटर में जाएं जहाँ पर आपको कैथ लैब की फैसिलिटी हो। ऐसा ना हो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, वो आपको आगे रेफर कर दें, इस चक्कर में हमारा समय बीत जाता है। तो हमारे पहले 6 घंटे बड़े क्रूशल हैं, जिसमें हम उसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर हमें कैथ लैब की फैसिलिटी, जहाँ पर हमारी स्टेंटिंग की फैसिलिटी होती है, वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है। ये तो हो गया मोटा मोटा ट्रीटमेंट। आगे इसको बचाना कैसे, हम क्या कर सकते हैं? सबको पता है हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, जो अनफॉर्चुनेटली इतने बिजी शेड्यूल में हम नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्राइड फूड्स कम खाने हैं। दिन के 30 मिनट आपने अपने लिए निकालने हैं, और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अल्कोहल नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग क्विट करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे आपका हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 25% कम हो जाएगा। स्ट्रेस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन करें, और 3 चीज़ें ज़रूर चेक कराएं, BP, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। ये हम आजकल इसको इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि अगर हम जल्दी चीज़ें पकड़ लें तो आगे हमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम रहेंगे।
ये एक पिक्चर है, रंग बिरंगा फूड खाना है, सोडियम माने नमक, नमक कम लेना है, फाइबर ज़्यादा खाने हैं और आधी से ज़्यादा प्लेट आपकी सब्जियों और फ्रूट से भरी होनी चाहिए, चावल रोटी कम से कम, ठीक है। ये हम आजकल बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आजकल बैठने का दौर बड़ा हो गया है, लोग चलना फिरना कम हो गया हुआ है। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। होता है कि इंडिया में हार्ट अटैक अराउंड 22 मिलियन लाख होते हैं हर साल। 50% तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते, रास्ते में डेथ हो जाती है। और रूरल एरियाज में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इशू है, पर आजकल हमारी टेली मेडिसिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, अगर रूरल एरिया में भी कोई हार्ट अटैक होता है उसकी ECG हमारे पास पहुंच जाती है, हम उनको गाइड करते हैं और फटाफट पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो आजकल रूरल एरिया वाला इतना डिले वाला सिस्टम नहीं है जो पहले होता था। हिमाचल में इस कैटेगरी में फॉल करता है जहाँ पर अराउंड 5000 केसेस पर ईयर होते हैं 1 लाख केसेस में। तो हिमाचल उस कैटेगरी में आता है। रेड इज मैक्सिमम, ऑरेंज इज नंबर 2। तो हिमाचल सेकेंड कैटेगरी में आता है जहाँ हार्ट अटैक्स होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पर एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग ही है। ये कुछ मिथ फैक्ट आपको बताना चाहेंगे जो तोड़ने, लोग समझते हैं हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड एज में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। यंग इंडियंस में भी हो रहे हैं, 30 से 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं ड्यू टू देयर पुअर लाइफस्टाइल। बोलते हैं कि सिर्फ मेल को ही हार्ट अटैक होता है, ऐसा नहीं है। फीमेल्स में भी हार्ट अटैक होता है और स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज, जब आपकी मेनोपॉज हो जाता है तब रिस्क और बढ़ जाता है। चेस्ट पेन नहीं, गैस ही हो रही है, कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो, गैस की गोली खा लो, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया, गैस को इग्नोर नहीं करना है और एक बेसिक ECG जरूर करवानी है। डोंट एज्यूम थिंग्स। बाकी जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है वो हमने लगातार खानी है, मिस नहीं करनी है, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर करनी है और ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट होता ही है। सबसे ज़रूरी स्ट्रेस अवॉइड करना है। स्ट्रेस इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया। ये थोड़ा सा हमारा नंबर है, अगर आपको प्रॉब्लम हो, वी हैव द कैथ फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, तो वी रूटीनली डू आवर हार्ट अटैक पेशेंट्स। डेली के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो मेक श्योर यू रीच द राइट प्लेस व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद सच सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। आई थिंक मैं यहाँ खत्म करना है। इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपकी क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारा थोड़ा सा बेसिक बताना शुरू किया है। आपकी ज़रूर क्वेश्चन होंगे, मैं आपसे क्वेश्चन सुनना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, to guide you in the initial stage, आपको हार्ट बहुत संभाल के रखना है और इसके लिए क्या करना है पता चल गया, क्या नहीं करना है वो भी पता चल गया। बट आप बच्चों के लिए ये मैसेज आप तक नहीं, आप आगे भी जाकर के ये कहें, अपने पेरेंट्स में कहें, अपने रिलेटिव्स में कहें कि छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं उनको आप इमीडिएटली डॉक्टर साहब को दिखाएं और क्या नहीं करना है वो नहीं करना है। तो मेरा निवेदन रहेगा मैडम अनुज से कि वो अपना सवाल रखेंगे। सर माय क्वेश्चन इज कि अगर जैसे हमारी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट है तो इट इज़ कंपल्सरी कि वो चीज़ हेरिडिटी होती है? बहुत अच्छा सवाल आपका मैडम। हार्ट डिजीज़ हेरिडिटरी में बहुत कॉमनली पाई जाती है। हमने कभी बहुत बार देखा है जिनके फादर को हार्ट अटैक या मदर को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हाई रिस्क पर रहती है। तो हम उनको ये ज़रूर बोलते हैं कि अगर आपके अगर पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो, आप अपना चेकअप एक बार ज़रूर कराएं, क्योंकि आपका रिस्क डबल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। क्योंकि जेनेटिक्स है, जेनेटिक हार्ट डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर आपको अभी सिम्टम नहीं है तो एटलीस्ट गेट इट चेक, खुदा ना करे आगे जाके हो, पर एक बार ही चेक करवाना है। ECO, ECG, TMT कराना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सर। सर जैसे बाई चांस कभी ECG में हमें कोई इंडिकेशन ना मिले कि आप हार्ट पेशेंट है, पर सडनली आपका हार्ट अटैक का ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है, तो उस टाइम एज अ फैमिली मेंबर हमें क्या प्रिकॉशनरी आप एडवाइस करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आपके फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम है कि नहीं सर, हमें किसी नोन में फ्रेंड के फादर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ, हाँ। ECG में नॉर्मल था,
और जब सिचुएशनल कुछ ऐसा था कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, उनको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उनकी डेथ हो गई। तो क्या ईसीजी से के अलावा भी हमें किसी और टेस्ट को आप एडवाइस बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, ईसीजी के अलावा एक ब्लड में टेस्ट होता है मैम, स्ट्रेस टेस्ट। ओके, अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अगर आपको सिम्टम हुए हैं और आपकी ईसीजी नॉर्मल है, ये मतलब नहीं हार्ट डिजीज नहीं है। एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को मशीन पे चलाते हैं, उसमें हम हार्ट को स्ट्रेस देते हैं, तो कोई अंडरलाइन कोई हिडन डिजीज होती है वो टीएमटी पे पकड़ी जाती है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन एसिडिटी एंड हाइपरटेंशन? आई डोंट थिंक सो। एसिडिटी इज अ सेपरेट इशू, हाइपरटेंशन इज सेपरेट इशू। एसिडिटी से बंदा स्ट्रेस आउट जरूर हो जाता है, उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, पर ऐसा डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। पर कुछ मैंने ऐसे रिव्यूज देखे तो वहाँ पे कहीं कोरिलेशन बताया, तो आई जस्ट वांट टू एंश्योर इज नहीं देयर मैम, हमारी प्रैक्टिस में और कार्डियोलॉजिक प्रैक्टिस में एपीडी इज अ सेपरेट डिजीज, हाइपरटेंशन इज अ सेपरेट डिजीज। ओके, प्रॉब्लली पेशेंट एपीडी से इतना परेशान हो गया कि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तब जाकर उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, पर एसिड की गैस की वजह से हाइपरटेंशन होना इट इज वेरी ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। सर कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो एसिडिटी करके इनो वगैरह ले लेते हैं, हर चीज़ को कई बार बहुत सारी जैसे देसी फैमिलीज होती हैं तो अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, तो क्या ये सही रहता है या नहीं रहता है? वही मैंने आपसे स्ट्रेस किया, मैं इस चीज़ को मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आप एटलीस्ट किसी डॉक्टर को दिखा के ईसीजी जरूर करा लो। अगर आपकी ईसीजी ठीक आती है दैट्स फाइन, आपको ईसीजी की प्रॉब्लम है। हमने मैडम कभी कभार ऐसे देखा हुआ है, लोग पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको एसिडिटी करके चल रहा है, उनको हार्ट अटैक होता है। और ऐसा भी देखा कि कभी कभार इमरजेंसी में पेशेंट आपको टाइम ही नहीं देता, वो इतनी ज़्यादा बोल रहा है कि मुझे गैस हो रही है और हार्ट अटैक हम ट्रीट करने जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लेट। एक तो आते हैं हमारे पास बड़ी लेट, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे के बाद। जब लेट आते हैं तो हमारे पास गोल्डन पीरियड निकल जाता है, तो उसमें बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एसिडिटी भी हो रही हो, एटलीस्ट ईसीजी जरूर कराइए प्लीज़। पढ़ा था कि 40 की उम्र के बाद आपको थोड़ी एस्प्रिन और स्टैटिन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा जायज़ है। एस्पिरिन और स्टैटिन का लेने का रोल उन्हीं केसेस में है अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तभी लेने का फ़ायदा। एज सच एस्पिरिन का यंग पेशेंट में एज अ प्रोफिलैक्सिस कोई रोल नहीं है। वी प्रेफर कि आप डाइटरी और अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज करके एक्टिव लाइफस्टाइल में आओ। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल में रहोगे, आपको स्टैटिन की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिन की ज़रूरत उनको होती है जिनको ऑलरेडी जिनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं और ऑलरेडी जो कोई हार्ट पेशेंट है। एज सच नॉर्मल पेशेंट में जिनका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसमें एस्पिरिन और स्टैटिन का कोई रोल नहीं है। उसमें सिर्फ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। Good afternoon, sir. जी बताइए। Sir, I have been experiencing excessive sweating from some days. So could this be a heart-related issue? एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ आपको कोई चेस्ट पेन होता है? नहीं सर। कोई आपको चढ़ाई करने पे चलने पे तो जैसे पंखा बंद होगा, अगर मैं इस साइड खड़ा हूँ तो स्वेटिंग स्टार्ट। ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट। जब वो एक्सेसिव स्वेटिंग जो मैंने बताया आपको, उसमें साथ में घबराहट बहुत होती है, चेस्ट पेन होती है। आपकी एज में यंग पेशेंट में कोई और कारण हो सकता है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, पर एज सच जैसे आप बता रहे हैं कि साइड पे खड़ा तो मुझे स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, इट इज़ अनरिलेटेड टू हार्ट। टीचिंग के टाइम भी नॉर्मली अगर टीच कर रहे हैं तो बोलते बोलते स्वेटिंग स्टार्ट। मे बी यू आर स्ट्रेस्ड आउट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट। ओके, थैंक यू सर। कोई आपकी विसिनिटी में सबसे पहले वो लग रहा है कि मुझे कुछ चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर तो घर में एस्पिरिन की गोली पड़ी हुई है, नॉर्मली सबके घरों में होती है, ऐसे बात नहीं होती, आपने उसको कुछ नहीं करना, नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में लेके जाना है। आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ जाके ईसीजी करानी है। अगर आप एक्टिवली कुछ करोगे, सीपीआर करना शुरू कर दोगे, वो ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, जब तक पेशेंट कॉन्शियस है, बोल रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, आपने टाइम वेस्ट किया, उसी वक्त उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर हो सके एस्पिरिन खिला देनी है या सॉर्बिट्रेट की गोली देकर उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है आपके सामने, तब आपने उसको सीपीआर देना है। सीपीआर करते करते आपने एम्बुलेंस बुलानी है और हॉस्पिटल लेके जाना। ओके, सीपीआर इसका अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वैसे अगर कॉन्शियस अगर पूरा होश में बात कर रहा है, तब सीपीआर करने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो द्रोणाचार्य टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया, और स्पेशली डॉक्टर अमित वर्मा जी का
जिन्होंने ये महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों तक पहुंचाया। एक चीज सर ने आपको साफ बताई कि तकलीफ कुछ भी हो, कुछ भी तकलीफ लगे, यहाँ से लगे, यहाँ से लगे, यहाँ पे लगे, कुछ भी लगे, एक छोटी सी ईसीजी करवा लो। ईसीजी कोई बहुत महंगी चीज नहीं है और ईसीजी से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो पहले क्या करना है, समोसे खाने हैं। ऐसा नहीं कि समोसे बंद कर देने हैं, हेल्दी खाना खाना है, पर वॉक जरूर जाना है। 30 मिनट हर दिन आपको सिर्फ अपने आप को देना है। इसमें आप शुरू करेंगे तो आपके मम्मी पापा भाई बहन सब आपको देख के शुरू कर देंगे, क्योंकि आप नई जनरेशन हो, नई सोच हो। आपसे ही आपके घर वालों की उम्मीदें और आपसे ही शुरू होता है उनका सारा सफर। आप इस सफर में चल पड़े हो तो सबसे पहले उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जब आप लोग खुद ही बीमार रहो, आपके घर में बीमार लोग हों। तो पहले आप खुद को ठीक करें और परिवार को सपोर्ट करें। Good afternoon, everyone. Today we are celebrating the 75th birthday of the Prime Minister Narendra Modi ji. On this occasion, Red Ribbon Club of our college has organized a fabulous, amazing guest lecture by Dr. Amit Verma ji. On the behalf of our management of our institution, staff members and organizing committee, I am so much thankful to Dr. Amit Verma and Mr. Pankaj Singh, Marketing Head from Apex Heart Care Center, Dharamshala. Sir, thank you very much for gracing us. And so you have told us about what are the symptoms of the heart attack and how we can cure these symptoms. Thank you very much. I am also thankful to all the students of BBA and BCA first year and Managing Director Dr. B.S. Pathania ji and B.Ed students and faculty members. Thank you very much. डॉक्टर साहब के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके जोरदार तालियां सर, थोड़ा सा देखेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।